Hello everyone. Today we are going to discuss about the summary of the chapter The 100 Dresses Part 2, which is written by Eleanor Yates. इससे पहले हम द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि उसके एंड में पैगी और मैडी जब 100 ड्रेसेस के स्केचेस देखते हैं वैंडा के, तब उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है कि वैंडा जो है इन सारे 100 ड्रेसेस उसके क्लोजेट में होने की बात कर रही थी और उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है। अब ये स्टोरी कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट, the lesson begins with a letter sent by Vanda's father to her school. In the letter, he informed the school authorities about their decision of resettling to a big city. He also mentioned that nobody would tease Vanda for her unique name or appearance in the new city. इस लेसन की शुरुआत होती है, वैंडा के फादर स्कूल में लेटर भेजते हैं। उस लेटर में वो लिखते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ को कि वो उन लोगों ने बिग सिटी में रीसेटल होने का डिसीज़न लिया है। उन्होंने ये भी मेंशन किया लेटर में कि वहाँ पर बिग सिटी में हम जब जाएंगे तो वहाँ कोई वैंडा को टीज़ करने वाला नहीं होगा उसके यूनिक नेम या फिर उसके अपीयरेंस को लेके, इसलिए वो रीसेटल हो रहे हैं। After reading the letter, the teacher Miss Mason was shocked when she realized that Vanda was teased with derogatory comments by her classmates. Maddie felt guilty for being a coward as she never stopped Peggy from taunting Vanda. She was so upset that she couldn't focus on her studies and often had nightmares of mistreating the poor girl. जब वैंडा की टीचर मिस मैशन ने ये लेटर रीड किया तो वो बहुत शॉक हो गई। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वैंडा को किस तरीके से अपमानजनक डेरोगेटरी कमेंट से टीज़ किया जाता था उसके क्लासमेट्स के द्वारा। मैडी को बहुत बुरा लगा कि उसने कभी भी पैगी को वैंडा को टीज़ करते वक्त चुप नहीं कराया, बल्कि वो भी अपनी फ्रेंड का साथ देती रही। वो बहुत अपसेट हो गई, इतनी अपसेट हो गई कि वो अपने स्टडीज़ पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी और उसे रात को भी बुरे बुरे सपने आ रहे थे कि उसने कैसे पुअर गर्ल वैंडा को मिसट्रीट किया। उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। Thus, she decided to meet Vanda and clarify all the misunderstandings and tell her that she never intended to hurt her feelings. She was determined to go to Vanda's place and inform her about winning the drawing competition. Soon after school was over, Maddie and Peggy decided to set off to Vanda's residence at Boggins Heights to meet her. उसके बाद बुरे बुरे सपने आने के बाद मैडी ने डिसाइड किया कि वो वैंडा से मिलने उसके घर जाएगी और ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से उसे गिल्टी फील हो रहा है वो जाकर वैंडा को बोलेगी कि उसका इंटेंशन वैंडा को हर्ट करने का नहीं था। वो वैंडा के घर जाकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि वो कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन जीत गई है वैंडा। उसके बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, मैडी और पैगी डिसाइड करते हैं कि वो वैंडा के रेसिडेंस जाएंगे बॉगिन्स हाइट उससे मिलने के लिए। To their dismay, Vanda and her family had already vacated the house and their visit was rendered fruitless. Hence, both the girls wrote a friendly letter addressed to Vanda informing them about her win. Many days passed, however, there was no reply from her to their letter. Soon it was Christmas time and Miss Mason received a letter from Vanda. In it, Vanda sent Christmas greetings to all and mentioned the beautiful 100 dresses sketches that she drew for the coloring contest. लेकिन जब मैडी और पैगी वैंडा के घर जाते हैं तब तक वैंडा और उसकी फैमिली दूसरे हाउस में वेकेटेड शिफ्ट हो चुके होते हैं और मैडी और पैगी का विज़िट करना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो उन्हें वहाँ मिलते नहीं हैं, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। दोनों पैगी और मैडी डिसाइड करते हैं कि वो वैंडा को एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो उसे इन्फॉर्म करेंगे उसके ड्राइंग कंपटीशन में जो वो जीती है उसके बारे में। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन वहाँ से कुछ भी वैंडा का रिप्लाई नहीं आता लेटर का। और उसके बाद क्रिसमस आता है जब मिस मैसन को वैंडा का लेटर मिलता है। उसमें वैंडा लिखती है, उसमें वैंडा ने सबको सबसे पहले क्रिसमस ग्रीटिंग्स दी और उसके बाद उसने अपने ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस जो उसने कंपटीशन में ड्रॉ किए थे उसके बारे में बात की। She stated that the girls could keep those sketches of 100 dresses and she gifted special drawings to Peggy and Maddie. They accepted the gifts and pinned them in their respective bedrooms.
उस लेटर में वैंडा ने बोला कि जो भी मैंने स्केचेस बनाए थे वो सारी लड़कियां जो स्कूल की हैं वो रख सकती हैं 100 ड्रेसेस के। और उसने वैंडा ने पैगी और मैडी को भी स्पेशल ड्राइंग अपनी गिफ्ट की। और पैगी और मैडी ने उसके बाद ये जो गिफ्ट उसने वैंडा ने किया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने अपने बेडरूम्स में उस ड्राइंग को लगा दिया। Maddie would often gaze at the picture for a long time and noticed that the face in the drawing resembled her own face. She rushed to Peggy's house immediately to check if her drawing too looked like Peggy. Seeing this, Peggy felt sorry for teasing a talented girl like Vanda. She wondered that though she had passed derogatory comments or remarks about her name and appearance, Vanda always remained quiet and never complained about it. जब मैंडी ने ध्यान से उस पिक्चर को देखा लॉन्ग टाइम के लिए तो उसने नोटिस किया कि जो फेस वैंडा ने ड्राइंग में बनाया है वो मैडी के फेस से मिलता हुआ है। वो ये देखने के लिए पैगी के हाउस पे तुरंत गई कि क्या उसके ड्राइंग में जो फेस है वो भी पैगी की तरह दिखता है। तो ये जब पैगी ने देखा तो पैगी को बहुत बुरा लगा कि उसने इतने टैलेंटेड गर्ल लाइक वैंडा को टीज़ किया। और वो बहुत वंडर करती है कि मैंने इतने डेरोगेटरी रिमार्क पास किए उसके नाम को लेके, उसके अपीयरेंस को लेके, और तब भी वैंडा हमेशा चुप रहती थी, कभी कुछ कंप्लेन नहीं करती थी। तो उसे बहुत बुरा लगता है, सॉरी फील होता है। Maddie wiped her tears and often thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, rightfully claiming about her 100 dresses all lined up in her closet. Finally, they realized racial discrimination ruins personal lives and relationships. मैडी पेगी के टीयर्स वाइप करती है, आंसू पोंछती है, और वो लोग सोचने लगते हैं कैसे वैंडा अकेले एक सनी स्पॉट में स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी और किस तरीके से वो क्लेम कर रही थी कि उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं। फाइनली मैडी और पैगी को उनकी गलती रियलाइज़ हो गई कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव उन्होंने किया है, वो किसी की पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को कैसे रूइन ख़राब कर सकता है। Now come to the conclusion of the story. In the chapter The 100 Dresses Part 2, there is a valuable lesson for students that they should not discriminate against anyone on the basis of their appearance, caste or ethnicity. इस चैप्टर में एक वैल्यूएबल लेसन है ये स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी कास्ट क्या है, इन सब को लेके कभी भी किसी को जज या उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।